सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। एक रोज बाद यानी 4 फरवरी को पीडीएम का बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें यह तय होगा कि पीपल्स पार्टी की तजवीज पर तहरीक अदम एतमाद लानी है या नहीं लानी। सेनेट इलेक्शन आसिफ अली जरदारी की तजवीज पर मिलकर लड़ना है या अलहदा अलहदा। लॉन्ग मार्च कब करना है और कितने दिन का करना है, और उसके बाद फिर इस्तीफे कब देने हैं, क्योंकि 31 जनवरी की डेडलाइन तो गुजर गई है, लेकिन वजीर आजम ने इस्तीफा नहीं दिया और हुकूमत भी नहीं गिरी। सब वैसे का वैसा ही है जैसे इस डेडलाइन से पहले था। जब इस पीडीएम का आगाज हुआ था तो वजीर आजम ने कहा था कि इस तहरीक में कोई जान नहीं है, कोई दमखम नहीं है और हमें इस तहरीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने देखा कि हुकूमत ने पीडीएम के गुजरावाला के जलसे को रोकने की कोशिश की, फिर कोयटा और पेशावर में बड़ी मुश्किल से जलसों की इजाज़त दी गई और मुल्तान की सड़कों पर जलसों से पहले जो कुछ होता रहा वो तो सब ने देखा था। तो अगर हुकूमत ने इस तहरीक का प्रेशर नहीं लिया था तो वो सब क्या था? और अब आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अपोजिशन को ये ऑफर कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मगर शर्त यह है कि लूटा हुआ पैसा वापस कर दिया जाए। एक ही दिन में वजीर आजम के बयानिया और नजरिए में ये लचक आखिर क्यों और कैसे पैदा हो गई? अभी कल ही तो वजीर आजम अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे और एहतसाब के मामले पर ये फरमा रहे थे कि जो उनका बयानिया हमेशा से रहा है कि अपोजिशन वाले कितना भी दबाव डाल लें, मैं उन्हें किसी सूरत एनआरओ नहीं दूंगा। इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं उस्मान डार साहब, वजीर आजम के मौबन उमूर नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो वजीर आजम ने आज जो ऑफर किया अपोजिशन को, वो सीरियस ऑफर है कि अगर ये लूटा हुआ पैसा वापस कर दें तो वजीर आजम वाकई उस्मान साहब रिजाइन कर देंगे? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मिशन क्या है? एक खुशहाल पाकिस्तान। और अगर इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों खरबों रुपए जो इन डाकुओं ने लूटे हैं इस मुल्क से, अगर ये पाकिस्तान को वापस कर देते हैं तो पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी। गरीब वो लोग जो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं वो इंशाल्लाह ताला खुशहाल हो जाएंगे। तो असल मकसद तो प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान को खुशहाल देखना है। तो अगर ये संजीदगी से पैसे वापस करने की तरफ आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑफ़र किया उसको भी देखा जा सकता है। और मैं समझता हूँ बड़ी मुनासिब ऑफ़र है। अगर पाकिस्तान को एंड ऑफ द डे, हम सब का मकसद, अगर मैं अपनी बात करूँ या प्राइम मिनिस्टर की जितनी इकनॉमिक टीम भी है शब व रोज़ मेहनत कर रही है, वो कर्ज़ों के बोझ तले दबे पाकिस्तान को निकालने के लिए, खुशहाली की तरफ सफ़र के लिए कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ माजी की जो एक गवर्नेंस का पैटर्न रहा और जिस तरह कर्जे लिए गए और जो हाल पाकिस्तान का किया और ख़ुद इनके असासे किस तरह ऊपर गए, वो पूरी कौम के सामने है। अगर पीडीएम जिस तरह बात कर रहे हैं, दम तोड़ चुकी है इनकी तारीख और वो एक फेस सेविंग के इंतज़ार में है कि किस तरह से वो अब एक एग्ज़िट लें, और कभी इस्तीफ़ों की बात, कभी लॉन्ग मार्च की बात, अब तरीके अदम एतमाद की बात। और ये वो पीडीएम है, मैं आपको कौम को याद दिलाना चाहता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर भेजने आई थी और आज खुद घर चली गई है। आपने अपने घरों को निकल गए हैं। ये जितने 11 जमातों के खिलाड़ी इसमें इकट्ठे हुए थे, मैं समझता हूँ कि ये वक्त है, अगर पीडीएम वाकई ही संजीदगी के साथ पाकिस्तान में खुशहाली की बात करते हैं, वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं, तो सबसे पहला टेस्ट तो इनका सेनेट इलेक्शन है। उसमें अब कौम पूरी देखेगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ओपन बैलेटिंग की बात की है, शो ऑफ हैंड्स की बात की है। आए मिलकर खरीदो फरोख्त का बाज़ार जो गर्म रहा है इसके हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद करें। तो कितनी पीडीएम वोट को इज्जत दो के मामले में संजीदा है, ये आप लोग आने वाले वक्त में देखेंगे अरबाब साहब। लेकिन उस्मान डार साहब, ये जो फिर एहतसाब का बयानिया वजीर आजम का किधर जाएगा? अगर पीडीएम इस ऑफर को एक लम्हे को आप तसव्वुर करें, एक्सेप्ट कर ले, पैसे जमा करा दे और वजीर आजम को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दे, तो वो जो एहतसाब वजीर आजम ने करना था, एनआरओ नहीं देना था, फिर वो एहतसाब तो ख़त्म हो जाएगा, कहीं दफन हो जाएगा। देखिए, वो एनआरओ की तो बात नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ इनको अपने मुकदमात का सामना है वो तो अपनी जगह मौजूद है। ये अकाउंटेबिलिटी ही है। अगर पीडीएम इस बात पे आ जाती है, पहले तो मैं समझता हूँ ये आएंगे ही नहीं, ये सारी ज़िंदगी जेलों में रह सकते हैं लेकिन लूटी हुई दौलत ये वापस नहीं करेंगे। आप देख लेना, मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं आज? लंदन बैठे हैं, उन्हीं अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं जिसका इनमें से किसी को पता ही नहीं, ख़ानदान के फ़र्द को, ये अपार्टमेंट्स थे किसके। कभी कह रहे थे जी के किराए के ऊपर लिए हैं, रेंट पे लिए हैं, कोई कह रहा था जी किसी सऊदीज़ के हैं उसके।
तो आज सवाल तो पहला ये बनता है मियाँ साहब से कि इन्हीं 4 अपार्टमेंट्स में, एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स में, जिनकी वजह से इनको सज़ा हुई, सज़ा याफ्ता हैं, अब इश्तिहारी हो चुके हैं, अब उन्हीं अपार्टमेंट्स में जाके रह रहे हैं जिनकी रसीदें नहीं हैं। आज तक कौम के सामने इन अपार्टमेंट्स की रसीदें नहीं हैं अरबाब साहब। कोई वो एक जेली ट्रस्ट डीड, जेली कतरी ख़त और कैलबरी फॉन्ट जैसी चीज़ें ज़रूर सामने आई, लेकिन ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की ट्रस्ट डीड आज तक कौम के सामने, मीडिया के सामने नहीं आई। तो आप समझते हैं, मैं आपसे ही चलें पूछता हूँ, कौम सुन रही है, क्या आप समझते हैं ये लूटी हुई दौलत वापस कर देंगे? इसी के लिए तो ये सारा एक बयानिया लेके आगे बढ़े हैं कि किसी तरीके हम अपनी लूटी हुई दौलत बचा सकें। ये पीडीएम ने आए रोज़ जो सर्कस लगा रखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए है। एनआरओ की जो मांगते हैं, वो ब्लैकमेलिंग जो ये लोग करते हैं, इसी पे है कि हमारी लूटी हुई दौलत किसी तरीके बच जाए। तो पहले तो मैं समझता हूँ कौम को और मीडिया को ये देखना है कि जो ऑफ़र प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें की है उस हवाले से अपोजिशन किस हद तक संजीदा है, ये देखने वाली बात है। लेकिन उस्मान डार साहब, अब इसमें हुकूमत खुद कितनी संजीदा है, चूंकि आधा टेन्योर आपका गुजर चुका है। करप्शन के खिलाफ ही आपकी पार्टी का जो बुनियादी मंशूर था वो था, उसी का नारा लगाकर आप हुकूमत में आए। लेकिन इन 2.5 सालों में नैब ने जो रिकवरीज की हैं वो सबके सामने है, लेकिन बड़े नामों से, जिन अपोजिशन के बड़े लीडर्स पर खुद इमरान खान साहब और हुकूमती नुमाइंदे इल्ज़ामात लगाते हैं, अब तक उनसे क्या कुछ रिकवर हुआ है? क्या रिकवर किया आपने शहबाज शरीफ साहब से, क्या रिकवर किया राना सनाउल्लाह साहब से, शाहिद खाकान साहब से, और एक लंबी लिस्ट है, साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, और जितने नाम लेते जाएं, इन लोगों से अब तक क्या क्या रिकवर हुआ जो इल्ज़ामात आप लोग लगाते हैं? देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत का जो मैं समझता हूँ एक हमारा एक वादा था पाकिस्तानी कौम से, वो था ये एहतसाब, करप्शन, उस पर आज भी खड़े हैं। आप नैब की परफॉर्मेंस देख लें, इनके 10 साल दौर में नैब ने 104 अरब रुपए रिकवर किए, और इन 2-2.5 सालों में 400 अरब रुपए पे अगर नैब पहुँचा है तो उसकी बुनियादी वजह यही है, कोई पोलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, आज़ाद अदारे के तौर पे नैब काम कर रहा है। इसी तरह अगर एंटी करप्शन के आप महकमे को देखें, उसकी तरीक साज रिकवरी हैं। इसी तरह 1 दर्जन से ज़्यादा अपोजिशन के बिलखसूस PMLN के उन रहनुमाओं के नाम सामने आ चुके हैं जो कब्ज़ा माफिया का हिस्सा थे। अब आप खुद बताएं, आपसे बेहतर कौन जानता है, हुकूमती सरपरस्ती के बगैर किसी कमज़ोर ख़ानदान या इंसान की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा सकता है? या सरकारी ज़मीन पे सरकारी वसाइल, सरकारी सरपरस्ती से ही कब्ज़ा किया जा सकता है? ये अरबों रुपए जो रिकवर किए जा रहे हैं और कौम के सामने रखे गए हैं, इस कब्ज़ा माफिया से हज़ारों एकड़ जो जगह छुड़ाई गई है, जिसके ऊपर हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं, पार्क्स बनने जा रहे हैं, पनाहगाहें बनने जा रही हैं, तो ये सब चेंज है, तब्दीली है। अरबाब, ये आज से पहले बताएं किसी हुकूमत ने क्रैकडाउन किया हो कब्ज़ा माफिया के खिलाफ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मेरा लीडर इमरान खान कर रहा है? आप आने वाले दिनों में देखेंगे मज़ीद चीज़ों में आपको बेहतरी नज़र आएगी। अकाउंटेबिलिटी, देखें हमारा क्या काम है, हमारी हुकूमत का ये काम है कि हम किसी ऐसे अदारे में पोलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करें और वो अदारा आज़ादाना माहौल पे एज ए खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन काम करे। ये हालात, ये एटमॉस्फेयर हमारी हुकूमत ने इनको दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी कलेक्शन के मामले में देख रहे हैं। लेकिन 2 तरह की लूट मार हुई है। एक तो इन्होंने लूट मार करके पाकिस्तान के अंदर असासे बनाए हैं, कब्जे किए हैं, उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो रही है और रिकवरियां भी हो रही हैं। एक है जो पैसा मुल्क से बाहर ले गए हैं ये लोग, अब उसके ऊपर फॉरेन लॉज आते हैं, बेशुमार किस्म की ट्रीटीज़ हैं, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। अब ये जो इनके लिए एक सेफ हेवंस बनाई गई शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के लिए, वो इसीलिए बनाई गई कि अपना मुल्क लूटो, पाकिस्तान में गरीब आदमी का खून पसीने की कमाई, टैक्स पेयर का पैसा लूट कर लाकर बरतानिया और दुनिया भर में, आपको अंदाजे नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो चीज़ें इनकी अभी तक सामने आई हैं। पूरी दुनिया में कहाँ इनके असासे हैं, ये खुद शरीफ खानदान और जरदारी खानदान नहीं जानता होगा, इस पैमाने की लूट मार हुई है इस मुल्क में। सही, लेकिन उस्मान डार साहब, ये जो 2 तरह की लूट मार, इसकी तो आपने वजाहत की, एक तीसरी तरह की भी लूट मार हुई है। जब नैब ये रिकवरीज कर रही थी, उस वक्त आटे की कीमत आपके दौरे हुकूमत में मुस्तकिल बढ़ रही थी, चीनी की कीमत मुस्तकिल बढ़ रही थी, दवाओं की कीमत कई गुना बढ़ी, और ये पैसा बराह रास्त अवाम की जेब से निकला। अब वो किसने कमाया, किसने फ़ायदा उठाया, कौन सा माफिया मुतारिक था, वो बहस अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है। नैब उनके खिलाफ कब कोई कार्रवाई करेगा, हुकूमत उनके खिलाफ कब वो पैसे रिकवर करने के लिए संजीदा हमें दिखाई देगी? देखिए, जहांगीर तरीन हमारी हुकूमत में या हमारी पार्टी में उनका क्या किरदार रहा
कितनी उन्होंने मेहनत की पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इमरान खान साहब के साथ, सबके सामने है। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए जब उनका नाम आ जाता है? वो भी, उनका भी कारोबार चीनी से वाबस्ता है। इस तरह दीगर लोगों के नाम आ जाते हैं। मुझे आप कोई एक मिसाल बताएं मियाँ नवाज शरीफ की या जरदारी की कि वो माजी में इस तरह के उन्होंने अमल किया हो, चूँकि वो ख़ुद चीनी के कारोबार में है। शरीफ ख़ानदान की ख़ुद शुगर मिलें हैं, जरदारी ख़ानदान की ख़ुद शुगर मिलें हैं। कम अज़ कम मुझे फ़ख्र है मेरे लीडर, मेरे वज़ीर आज़म, आपका वज़ीर आज़म कोई ऐसा कारोबार नहीं कर रहा जो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। जो चीनी का कारोबार हो, आटे का हो, दूध का हो, शरीफ ख़ानदान ने कोई ऐसा कारोबार इस मुल्क में छोड़ा है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो? तो कम अज़ कम पहले मैं अपने लीडर की, अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करूँगा। अल्लाह का शुक्र है मेरा लीडर किसी ऐसे बिजनेस में नहीं है जिसमें वो अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचा सके, पावर में होते हुए, इस मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए। माजी में तमाम तर पॉलिसीज़ एक छोटे टोले के लिए बनाई गई इस मुल्क में। क्या किसी से छुपा हुआ है? आटा, चीनी एक छोटे से ग्रोह के हाथ में है। इतनी दहाइयों से चीनी के जो मसाइल चलते आ रहे हैं, किसी हुकूमत ने संजीदगी से इस तरह कोई कमीशन बनाया हो, रिपोर्ट पब्लिक की हो जिस संजीदगी के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस मसले को हल करना चाह रहे थे? देखिए 2-2.5 साल में जब दहाइयों से एक मिसमैनेजमेंट चलती आ रही हो मुल्क में, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 2 साल में ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला 5 साल का मैंडेट मिला है। ये आटा माफिया, चीनी माफिया, ये सब आप देखेंगे, ये सब इंशाल्लाह ताला अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे। अच्छा उस्मान साहब, जिस यकीन के साथ आप प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनका कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं और उनके मातहत जो काबीना है वो भी पाकिस्तान की है, काबीना को भी आप एक क्लीन चिट दे सकते हैं कि उसमें भी कोई ऐसा मेंबर शामिल नहीं है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो? देखिए मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ या मुखातब हूँ तो अपने प्राइम मिनिस्टर या अपनी ज़ात के लिए मैं उस पर बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई वज़ीर किसी जगह किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अपनी पोजीशन ख़ुद क्लियर कर सकता है। लेकिन कम अज़ कम मैं ये देख सकता हूँ कि कैबिनेट के अंदर या ECC में जो भी फैसले किए जाते हैं वो कोई एक फ़र्द वाहिद नहीं करता है, पूरी एक टीम है। जो एक हक़ाइक़ सामने रखे जाते हैं किसी भी मिनिस्ट्री के रिलेटेड, उसको सामने रखते हुए फ़ैसले किए जाते हैं। कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ ये एक तासुर गलत है कि शायद कोई एक शख्स कैबिनेट के अंदर है तो वो अपनी फील्ड के रिलेटेड मनपसंद पॉलिसीज़ को क्या कहते हैं अप्रूव करा सकता है या कोई ऐसा वो फ़ायदे की सोच सकता है, जब तक प्राइम मिनिस्टर या पूरी की पूरी कैबिनेट आप कह लें इसमें शामिल ना हो। देखिए चीनी की जो प्राइस या आटे की मैं क्विकली कौम के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो तबाही की गई 18वीं तरमीम में, यहाँ फूड सिक्योरिटी का कोई ऐसा सेंट्रल बैंक डाटा नहीं रखा गया कि कम अज़ कम डिसीजन मेकिंग की जा सके फूड शॉर्टेज के सिलसिले में। देखिए कुछ हमारी ऐसी सब्जियां या कुछ ऐसी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो सिंध से रिलेटेड हैं, अब वहाँ फसलें तबाह हो जाती हैं, इन टाइम इंफॉर्मेशन नहीं आती है। पंजाब में उसकी डिमांड है, शॉर्टेज आ जाएगी, उस डिमांड और सप्लाई की वजह से कीमतें ऊपर चली जाती हैं। उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं। घी आज आपका इंपोर्ट हो रहा है, 70% दालें आपकी इंपोर्ट हो रही हैं। आप देखें जब डिवैल्यूएशन की जाती है, डिवैल्यूएशन क्यों की जाती है? आपके रुपये पे प्रेशर है, और रुपये पे प्रेशर इसलिए कि जब आपका $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, 60 अरब की इंपोर्ट होगी, $20 अरब की आपकी एक्सपोर्ट होगी, इस सिचुएशन में रुपये पे प्रेशर आएगा और आपका पैसा कमज़ोर हो जाएगा। वो महंगाई की शक्ल में, चाहे कीमतें पेट्रोल की ऊपर जा रही हैं, बिजली की जा रही हैं, गैस, ट्रांसपोर्टेशन, सब महंगाई की तरफ चला जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि वो एक पैटर्न चलता आ रहा था इकोनॉमी का जो माजी की हुकूमतों से हमें एक इनहेरिट किया। या तो कोई बताए हमें कि दूध और शहद की नदियां बहाई गई थी, किस तरह की पाकिस्तान की बैलेंस शीट मिली वज़ीर आज़म इमरान खान को। मैं तो उनको हिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इतने मुश्किल इकोनॉमिक हालात में और जिस तरह की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी मिली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और जिस दलेरी के साथ उन्होंने खुद लीड किया अपनी इकोनॉमिक टीम के साथ, कम अज़ कम आज उस तरह के हमें करंट अकाउंट को लेके या बैरूनी कर्ज़ों को लेके या इवन एक्सपोर्ट्स को लेके देखे किस तरह ऊपर जा रही हैं, फॉरेन रेमिटेंस ऊपर जा रही हैं, आपके तमाम मुआशियत के इशारिये मुस्बत डायरेक्शन में है। तो कुछ ना कुछ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी इकोनॉमिक टीम ने किया है, तो ये सारा कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। रोज़गार इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर होने जा रहा है। अगर आप कोविड में देखें, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की इकोनॉमी सुकड़ के रह गई हैं। अमेरिका, बरतानिया, देखें उनके क्या हालात हैं।
बेरोज़गार कितने लोग हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बड़े फैसले किए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। एक तरफ यही अपोजिशन लॉकडाउन बात कर रही थी, जो मोदी ने किया और उसने मईशत की तबाही कर ली, पूरी कौम के सामने है। तो एक लीडरशिप का मुजाहरा किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। कोविड में सनत को खुला रखा, इंडस्ट्री को खुला रखा, लोग बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार हो सकते थे पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बेहतर डायरेक्शन में जा रही हैं। जहाँ तक ये बार बार आटा चीनी इसके स्कैंडल्स के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस ईमानदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी और समझदारी के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कीमतों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, मैं पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूँ। आप देखेंगे अगले चंद हफ्तों में चीज़ें मज़ीद नीचे आएंगी। अभी आप देखें इन्फ्लेशन का रुझान नीचे की तरफ है। अगर कीमतों में कमी आई है, जो कि मैं समझता हूँ मजीद इंशाल्लाह ताला आगे आएगी, तो उसकी एक ही वजह है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद इसे मॉनिटर कर रहे हैं और वो खुद इस चीज को देख रहे हैं कि आम आदमी जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, मरकजी किरदारों उसकी मुश्किलात में बेनकाब किया जाता और उनको उनका एहतसाब भी किया जाता, तो शायद ऑपोजिशन को इन स्कैंडल्स के पीछे छुपने का मौका नहीं मिलता। माह नवंबर में आप आखिरी बार हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, उस वक्त आपने कहा था कि 14 दिन में लोग देखेंगे कि फूड इन्फ्लेशन में कमी आएगी। लेकिन चीनी के दाम आज भी 92 रुपये फ़ी किलो, आटा आज भी 76 रुपये मिल रहा है, कुकिंग ऑयल आज भी 270-275 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। वज़ीर आज़म मुस्तकिल इस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन फिर ये चीज़ें कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही? उस दौरान एक टाइगर फोर्स बनी थी, आप उसके हेड थे, बड़ी एक तकरीब हुई थी, आपको उसका हेड बनाया गया था। वो टाइगर फोर्स अभी हमें सड़कों पर कहीं नज़र नहीं आती कोई काम करते हुए। देखिए, दो चीज़ें, टाइगर फोर्स पे मैं बाद में आता हूँ। एक तो आपको ये तस्लीम करना होगा कि पूरी दुनिया में महंगाई की एक लहर है। आप पूरे हित्ते में देखें, अपने रीजन में देखें, कहाँ महंगाई नहीं है, कहाँ चीज़ें ऊपर नहीं गई हैं। तो एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है, कोरोना पेंडेमिक से पूरी दुनिया में जो इकॉनमी का एक पैटर्न था वो शिफ्ट हुआ, वो चेंज हुआ, उससे हर तरफ एक महंगाई का सामना था। दूसरा, मैंने जैसे आपको कहा है कि आपके यहाँ जब डिवैल्यूएशन करके रुपये का प्रेशर आ जाता है और आपका रुपया कमज़ोर हो जाता है और आपकी दालें 70% इम्पोर्ट हो रही हैं, दुनिया में दालों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो वो दालें पाकिस्तान में भी ऊपर जाएंगी। इस तरह घी की कीमत भी ऊपर जाएगी। चीनी और आटा जिस तरह डिमांड एंड सप्लाई के साथ शॉर्टेज का सामना था, हम बेहतर फैसला कर सकते थे। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हम बेहतर कुछ फैसले कर सकते थे, लेकिन आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि शायद वो चंद फैसले अगर बेहतर नहीं हुए तो ये सारी सिचुएशन उस वजह से है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का भी था। फसलें आपके सामने हैं, टिड्डी दल तरीक साज हालात से हम गुजरे हैं, सैलाब आपके सामने है, फसलें तबाह हुई। तो ये सारी कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये प्राइसेस की सारी सिचुएशन है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टीम में ये अपोजिशन वाले जो मर्जी बात करें, कोई शख्स सोच भी नहीं सकता कि अगर वो माल बनाने के चक्कर में है या करप्शन के चक्कर में है, या जिस तरह लोग बात कर रहे हैं कि शायद आटा चीनी में पैसे बना के निकल गए हैं। मैंने आपके सामने उनके करीब तरीन साथी जहांगीर तरीन की एग्जाम्पल रखी है। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनके साथ खड़े हुए हैं? क्या उन्होंने जहांगीर तरीन को कवर अप देने की कोशिश की है? क्या जो कमेटी बनाई गई, जो कमीशन बनाया गया, क्या उसके हकायक सामने आए हैं? तो क्या उसको छुपाने की कोशिश की गई है? बताएं, आज से पहले कभी कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिक की गई हो? मजीद चीज़ों पे काम चल रहा है। ये अदारों का काम है। अब हमारा काम था इन अदारों को आज़ाद करना। अब लेट्स सी क्या क्या चीज़ें मजीद सामने आती हैं। लेकिन मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आपने कल भी देखा, उन्होंने पब्लिक के साथ क्वेश्चन आंसर्स जो किए हैं, वो कंसर्न है तो कर रहे हैं ना। इन हालात में तो आप देखते हैं कि अक्सर लीडरशिप भाग जाती है। मैं समझता हूँ मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तानियों के दरमियान है। ठीक है, डॉक्टर साहब, खान साहब ने कहा था कि 2021 रिलीफ का साल होगा। रिलीफ से मतलब यही लेता है कि आम इंसान की महंगाई में कमी होगी। ये 33 दिन अभी गुजरे हैं, 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। भारत में इस वक्त पेट्रोल 85 रुपये लीटर है, बांग्लादेश में 89, श्रीलंका जहाँ की करेंसी पाकिस्तान से भी बहुत नीचे है, वहाँ 104 रुपये लीटर है। 47 रुपये पेट्रोलियम लेवी इस वक्त गवर्नमेंट 1 लीटर पेट्रोल पे ले रही है। और माजी के बयान असद उमर साहब के और खान साहब के आपको याद ही होंगे, वो चलाना इस वक्त फ़ायदा नहीं है, रिपीटेशन हो जाएगी कि जी पेट्रोल तो 60 रुपये, 55 रुपये, 65 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए। इसकी क्या वजह है? किस दबाव में हुकूमत बार बार इजाफा करती है इसमें? चलें, आप ये भी कौम को बता दें कि हिंदुस्तान में जो रुपया है हिंदुस्तान का, उसकी डॉलर पैरिटी क्या है?
वो उस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें। आपको पता है पेट्रोल तो हम खरीदते हैं पूरी दुनिया से, खुद कफील थोड़ी है हम पेट्रोल के मामले में जी कि शायद हम हमारी अपनी पैदावार है तो हुकूमत के अपने हाथों में है पेट्रोल सस्ता देना। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन माइट भी $1 का लीटर हो इंडिया में। मैं जो उनकी करेंसी का नहीं है एग्जैक्टली अंदाजा, 72 रुपए का डॉलर में देखे तो पाकिस्तान में तो 160 रुपये बनते हैं। तो मकसद ये है कि आपको ये देखना है कि तो इंडिया में अगर 72 रुपये का डॉलर है तो आपने क्या प्राइस बताई है मुझे पेट्रोल की? 85 रुपए। इंडिया में 85 रुपए, वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है लेकिन एवरेज 85। दैट मीन्स कि नियरली वो $1.10 का या $1.20 की उसकी प्राइस है। तो अब $1.20 इंडिया में पेट्रोल की प्राइस का मतलब वो पाकिस्तान के अंदर 180 रुपये पेट्रोल का रेट होना चाहिए। तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप सब कीमतों को देखना चाहिए कि दीगर ममालिक में उनकी करेंसी तगड़ी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तबाही कर गए हैं अपोजिशन वाले। कौम को बार बार क्यों रोज़ाना हमें याद दिलाना पड़ता है कि इन 10 सालों में जो तबाही की गई इस मुल्क में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में देखे ना 60 रुपये का डॉलर था, तो ये पूरे 10 साल जो इन्होंने रुपये को कमज़ोर किया, एक मसनूई तरक्की की, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर थी, इकॉनमी को इम्पोर्ट पे ये ले जाते हैं। और फिर आपके सामने है जिस तरह के आज हालात हैं, 160 रुपये या के करीब डॉलर पहुंचा हुआ है। तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह ताला आप देखें पिछले 5-6 माह में जब आपको करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना नहीं था, तजारती हसारे का सामना नहीं था, तो कोई कर्जे नहीं लिए गए। मैं पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ बेहतरी की तरफ थे। हमारा टारगेट है कि हमने बजट हसारे को कम करना है। देखिए जब तक पाकिस्तान की आमदन नहीं बढ़ेगी, अखराजात नीचे नहीं आएंगे, ये 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार अरब रुपए के बजट हजारे होंगे, तो आप किस तरह से खुशहाली की तरफ जा सकते हैं। तो एक तो हमने मैंने जैसे आपको कहा कि ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म किया है, इंशाल्लाह ताला बजट डेफिसिट को ख़त्म करेंगे और खुशहाली के सफ़र की तरफ गामज़न है और पाकिस्तानियों को हकीकी मायनों में रिलीफ देंगे और 2023 का इलेक्शन अपने स्कोर कार्ड पे लड़ेंगे परफॉर्मेंस के। इस अगले 2.5 साल में अब किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं? कामयाब किसान प्रोग्राम जो कामयाब जवान प्रोग्राम के बाद आपने शुरू किया है, क्या प्लान्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक किसान के लिए? चूंकि अपोजिशन अभी भी आप पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि एक आम आदमी और किसान की ज़िंदगी आपने बड़ी मुश्किल कर दी है। देखिए हम इंशाल्लाह ताला रूरल इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं और चूँकि पाकिस्तान की मुएशन में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, कामयाब जवान कामयाब किसान ये एक प्रोग्राम है। अभी हमारी हुकूमत किसानों के लिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक बड़ी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, एक बड़ी रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। कामयाब जवान कामयाब किसान में 3-4 चीज़ें हैं जो हमने अभी शुरुआत की है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस्ड हमारा ट्रैक्टर पे है। ट्रैक्टर जो मेसी का है 240 सीसी का, उसकी तकरीबन 9,40,000 या 60,000 कीमत है। आज से पहले जो हमारे किसान थे, जो कमज़ोर किसान थे, उनको ट्रैक्टर लेने के लिए तकरीबन 12 एकड़ ज़मीन गिरवी रखानी पड़ती थी। उसके बाद उन्हें 18 से 20% मार्कअप देना पड़ता था, जो एक ट्रैक्टर उन्हें 9.5-10 लाख का 12 लाख का पड़ रहा था। अब कामयाब किसान कामयाब जवान में जो ट्रैक्टर किसान को मिलने जा रहा है, ना ही उसे ज़मीन गिरवी रखानी पड़ेगी, 3% एक एडमिनिस्ट्रेटिव मार्कअप है जो ना होने के बराबर है। पट्टे के ऊपर काश्तकारी करने वाले किसान जो कि रेंटेड ज़मीनों पे कर रहे थे वो भी ले सकेंगे। इंश्योरेंस कम ना होने के बराबर पे होगी और इसी तरह एक अच्छी कीमत मिलेगी। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ, एक तो ट्रैक्टर किसान की आप समझ लें कि रसाई में आ गया, पहले तो एक ख्वाब था, और एक ट्रैक्टर एक ख़ानदान पूरे के लिए रोज़गार का सिलसिला खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ हम लाइव स्टॉक में 1 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक आसान शराइत पे कर्जे दे रहे हैं। 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक हम डेयरी फार्मिंग्स के लिए दे रहे हैं। इसी तरह छोटे और दरमियाने प्लांट्स ज़राअत के शोबे में जो हमारे लगाना चाहते हैं, ज़राअत से शोबे से जो वो बसते हैं, उनके लिए हमने आसानियाँ पैदा कर दी हैं अपने किसान भाइयों के लिए लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे हैं जवान कामयाब किसान प्रोग्राम के जरिए किस तरह से हुकूमत इस वक्त किसानों की मदद करने जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चौधरी मंजूर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक से पहले उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अब PDM में कोई दमखम बाकी नहीं रहा। 4 तारीख को जो इनका इजलास होने जा रहा है वो भी एक नुमाइशी इजलास होगा। अभी सेनेट इंतखाबात भी लड़ने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा ले रहे हैं और इसी पूरे सेटअप पर इनको सवालात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब उसी सेटअप का हिस्सा बनने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अब सेनेट इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब भी आप लड़ने जा रहे हैं, अब हुकूमती नुमाइंदे सवाल उठा रहे हैं कि इसी निज़ाम पर तो आपको सवालात थे और उसी निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए आप लोग फिर असेंबली में जा रहे हैं, फिर सेनेटर अपने लेकर आ रहे हैं, क्या जवाब देंगे डॉक्टर साहब? देखिए, एक सूरत हाल उस वक्त भी पैदा हुई थी जिस वक्त 2018 का इलेक्शन हुआ था। अपोजिशन की पार्टी का उस वक्त भी एक राय आई थी कि असेंबली का बायकॉट किया जाए और ये जो इलेक्टेड हुकूमत है इनकी असेंबली में ना बैठा जाए। लेकिन फिर ये जो राय है वो वाजिब आ गई कि इसी सिस्टम में रह के सिस्टम का मुकाबला किया जाए, इसके नकाइज को दूर किया जाए और वो बेनकाब किया जाए जिन्होंने दांधली की है और जो एक जानसानी से हुकूमत में आए हैं। अभी भी अब ये समझे कि सूरत हाल मोर और लेस तकरीबन उसी तरह ही है। अब अगर आप मैदान को खुला छोड़ दें, सेनेट को भी खुला छोड़ दें, बाकी अपने हल्के भी छोड़ दें, तो जाहिर है जिन लोगों को आप कह रहे हो जो नालायक है और यकीनन वो नालायक और नाअहल लोग हैं वो अक्सरियत ले लेंगे। और ये जो PDM की मुहिम है ये सारी अवामी मुहिम है, ये सारी मुहिम जमहूरी अंदाज से और आईनी तरीके से आगे बढ़ रही है। अब इसमें हमारे पास ना कोई हथियार है, ना हम कोई गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार पे कब्जा करना चाहते हैं, तो जाहिर है तो जमहूरी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो इस वक्त जिस बुरी तरीके से ये एक्सपोज हो चुके हैं और अवाम जिस तरह से बेजार हो चुके हैं, जिस तरह से तंग आ चुके हैं, नहीं समझदारी ये जो है ये हुकूमत कर पाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये आपकी तहरीक ज़रा तवील होती जा रही है। पहले 31 दिसंबर एक वो लैंडमार्क था कि आर होना है या पार होना है, वो चलें, वो बाद में उसकी वजाहत आ गई कि वो हुकूमत की डेडलाइन के लिए नहीं था। 31 जनवरी ये डेडलाइन भी गुजर गई, परसों आपका इजलास होने जाना है, अब तय होगा लॉन्ग मार्च होना है, कब होना है, कितने दिन तक होना है। धरना तो आप दे नहीं सकते, अरे पीपल्स पार्टी उसके हक में नहीं है, इस्तीफे उसके भी बाद देने, दरमियान में रमजान भी आ रहे हैं, तो ये बड़ा तवील प्रोसेस चल रहा है। ये एक जरूरी जदोजहद है, एक आईनी जदोजहद है, एक और दूरी तय किया जाएगा। जो तहरीक चलती है वो इसी तरह चलती है, वक्त के साथ साथ उन तेजी भी आती है, लोग ज्यादा आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और पार्लियामान के अंदर भी पार्लियामान के बाहर भी ये जदोजहद जो है ये जारी है। अवाम जिस तरह PDM की मूवमेंट के साथ अटैच है ये भी पूरी दुनिया को पता है, पूरा मुल्क जानता है अवाम किस तरह बेताबी से हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए मुंतजिर हैं। तो मतलब देर अगर आप कह रहे हैं जी कि 31 जनवरी को ये क्यों नहीं की, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम वो तहरीक खत्म हो गई है या जो मूवमेंट शुरू हुई थी PDM के प्लेटफॉर्म से वो खत्म हो गई है, वो जारी है और आगे जारी रहेगी इंशाल्लाह। मैं आपकी तरफ जरा वापस आता हूँ, आप साथ ही रहेगा। चौधरी मंजूर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ। ये तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ परसों आप लोग लेकर जा रहे हैं, मौलाना साहब को, मरियम साहिबा को अगर कायल करना है तो नंबर्स आपके पास क्या वाकई पूरे हैं? अभी जो 159 की स्ट्रेंथ है, क्या इस स्ट्रेंथ के साथ ये काबिल अमल तजवीज़ है? नहीं, देखिए ये वन ऑफ द ऑप्शंस है और ये हमारा जब उस वक्त लिखा हुआ था उसमें है। आपको नजर नहीं आ रहा कि इसके बाद, इस बात के बाद किस तरह से घबराहट है हुकूमती कैंपों के अंदर और किस तरह से क्रैक्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। जब क्रैक्स बढ़ने शुरू हो जाएं तो बस उसमें सिर्फ हाथ ही डालना होता है आपने, बाकी तो क्रैक्स आपके सामने हैं, बढ़ने शुरू हो गए। तो ये अभी कौन सा हमने कहा था कि कल ही दाखिल कर देंगे हम नो कॉन्फिडेंस, तो नो कॉन्फिडेंस आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं उसमें करेंगे दाखिल, बिल्कुल PDM की अजलास में मीटिंग में रखेंगे। वन ऑफ द ऑप्शन है। अकेले तो हम कोई जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, लेकिन अकेले हम नो कॉन्फिडेंस तो नहीं कर सकते, हमारे पास तो नहीं है। ये सारी जमातें जब रजामंद होगी फिर ही शुरू होगा। तो चौधरी साहब, इस ऑप्शन पर क्या तैयारी कोई चल रही है? राब्ते क्या हैं हुकूमत के इत्तेहादियों से या हुकूमत के अपने मेंबरान से? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको यकीन दिलाया अब कामयाबी का? नहीं, यकीन दिलाने की बात नहीं होती। आपने जब पॉलिटिक्स करते हैं तो आप कोई यकीन नहीं होता, आपको सिचुएशन देखनी होती है और उसके अंदर एंटर होना होता है।
यही बात थी जब हम पहले कहते थे कि आप इस हुकूमत को मौका दें। अगर उस वक्त हम बाइकआउट कर देते असम्बलियों का तो ये 2/3 अक्सरियत से आ जाता। तो उस वक्त सबने मेहरबानी की बात मानी पीपल्स पार्टी की, फिर उसके बाद सेनेट इलेक्शन की बात मानी, बाई इलेक्शन की मानी। तो आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। ये 2 महीने ही फैसला कौन है, फरवरी और मार्च। लेकिन चौधरी साहब वो जाहिर है फैसला हो जाए। चेयरमैन सेनेट वाली तहरीक जब आप लोग लाए तो उसका रिजल्ट भी सबके सामने है। अब परवेज खटक आपको बड़ा कोई खुला बात ओपन तो हो चैलेंज कर जाता रहे है, हैं। लेकिन ये कोई खुफिया नहीं होता। जो प्राइम मिनिस्टर का होता है ये खुफिया नहीं होता। सही। अच्छा अब डॉक्टर जो फैसला करने वाली कुव्वतें उन्होंने भी फैसला करना है कि कितना बोझ इसका उठाएंगे। मेरा ख्याल है, ये मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी इनका नाहली का बोझ उठा के थक गए, काफी हो गया। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में किस तरह से जब प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये एक साइंटिफिक असूल है, जब नीचे से प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। जो रूलिंग क्लासेस होती है उनके अंदर भी और रूलिंग अलायंसेस के अंदर भी। अभी आपने सुन ली खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमें तो ये नहीं पता हम इस हुकूमत में बैठे क्यों हैं। तो उन पे प्रेशर है कराची की आबादी के सेंसस का, बाकी जमातें बाहर निकल आई। अब वो उन्होंने एक फैसला करना है, उन्होंने सियासत में जिंदा रहना है या इस हुकूमत को जिंदा रखना है। सही। और दूसरा जो है वो आपने उस दिन परवेज लाई साहब की गुफ्तगू भी सुन ली थी, कितने राजी नजर आते हैं। उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पे बैठकर कहा कि पंजाब के अंदर तो डाकू राज चल रहा है। सही। तो जिनको ये इनका अलकाबात से इमरान खान ने नवाजा था, वो अब इनको उन्हीं अलकाबात से नवाजा। सही। अब आज जो चौधरी साहब वजीर आजम ने एक ऑफर की है ऑपोजिशन की सारी जमातों को कि लूटा हुआ पैसा जमा कराएं और फिर मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैं आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। डॉक्टर साहब पहले जरा आप इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे दीजिएगा कि जमा करा रहे हैं पैसा तो फिर वजीर आजम इस्तीफा दे देंगे। डॉक्टर तारिक साहब, ये जो हुकूमत है ये नौटंकी हुकूमत है, नित नए ड्रामे करने ये इनका काम है। जिस मकसद के लिए जो एक जमहूरी हुकूमत होती है वो आवाम की खिदमत की बात करती है, सिवाय लोगों के लिए मसाइल पैदा करने, आम की जिंदगी को तंग करना, पहली बात तो ये इनका मकसद है। बाकी की संजीदगी से बात इन्होंने आज तक कभी की है वज़ीर आज़म ने या उनकी पूरी टीम ने, आइंदा वो संजीदगी की बात करेंगे। तो टोपी ड्रामे कर रहे हैं, देखें अभी कब तक चलते हैं इनके टोपी ड्रामे। जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, कोई हमारी लोकल अखबार में नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि एक बैनुल अक़वामी इदारा है और जिसको इमरान खान साहब जब खुद अपोजिशन में थे तो हर दफा कोट किया करते थे जब उसकी आया करती थी फाइंडिंग, तो ये बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये देखें पाकिस्तान करप्शन में कहाँ पहुंच गया जी। आज वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है, तो पहले तो उसका जवाब दें। इनके लोग जो दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, आटा चोर भी हैं, चीनी चोर भी हैं, दवाइयाँ महंगी की हुई हैं, दवाई चोर हैं। सही। चलें जरा चौधरी साहब से पूछ लूँगा पीपल्स पार्टी का क्या जवाब है वज़ीर आज़म की ऑफर पर। जी चौधरी साहब, तो प्राइम मिनिस्टर की ऑफर जो आज उन्होंने की है काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कि लूटा हुआ पैसा ऑपोजिशन वापस कर दे तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा, तो ये मौका फराम कर दिया उन्होंने। ऑफर पर पीपल्स पार्टी का क्या जवाब? मैं इसको ना दूसरी तरह लेता हूँ। आधे तो मान गए ना, तो बाकी आधे भी मान गए। ये पहला स्टेप है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कुछ और तरह से कहा है, मैं इसको कुछ और तरह से ले। शर्त बड़ी रखी है मतलब अगर कल तक, अगर आज इस्तीफे का प्रेशर आया है रेजिग्नेशन का, या जो मार्च है लॉन्ग मार्च होगा, या जो रैलीज हो रही हैं, या जो कुछ उससे आधी डिमांड, तो इसका मतलब डिमांड इस वक्त वजीर आजम के, सिलेक्टेड वजीर आजम के सर को चढ़ी हुई है, जिससे ये साबित हो रहा है कि हर वक्त उनके दिमाग में जो कुछ वो कर रहे हैं इस वक्त वो उसी चीज को सामने रखकर कर रहे हैं। इसकी बजाय अगर बेहतर होता कि वो लोगों के लिए कुछ करते तो शायद उनको कोई टाइम मिल जाता, तो इस तरह से तो उनको कोई टाइम मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद थे मुस्लिम लीग नून से और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त दे रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के एक नाराज़ रहनुमा निशात डाहा साहब, जिन्होंने आज अपने दीगर 4 मेंबरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बड़े संगीन इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मियां नवाज शरीफ पर लगाए हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज दिन में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जलील शरपुरी साहब, निशात डाहा साहब और अशरफ अंसारी साहब और उनके दीगर साथियों की जानिब से की गई और बड़े संगीन इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून की क़यादत खासतौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब पर बराह रास्त लगाए गए। और सबसे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम निशात डाहा साहब ने लगाए कि मियाँ नवाज शरीफ रॉ के एजेंट हैं और निशात डाहा साहब ये बात साबित भी कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2016, 17 और 18 में मियाँ नवाज शरीफ ने 1400 रुपये के दाम से गंदम खरीदी और 700 और 800 रुपये के दाम अफगानिस्तान को दी। ये क्यों अमल किया गया, इसका भी जवाब निशात डाहा साहब ने मांगा। क्या वाकई निशात इन तमाम इल्ज़ामात को साबित कर सकते हैं? यही जानने के लिए इस वक्त निशात डाहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डाहा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइए, आपको मुस्लिम लीग नून का ही रहनुमा कहा जाए, नाराज़ रहनुमा कहा जाए, मुनर्रिफ रहनुमा कहा जाए, आपका तारुफ कैसे कराएं सर? पहले ये बता दें। सर आप मेरा नाराज करा सकते हैं, नाराज। अच्छा, नाराज रहनुमा, ठीक है। तो निशात डाहा साहब, अब ये नाराज़गी कैसे ख़त्म हो सकती है? और ये जो इल्ज़ामात आपकी जानिब से लगाए गए, खासतौर पर आपने मियाँ साहब को रॉ का एजेंट कहा है, क्या इसके पास आपके इस सबूत मौजूद हैं और कैसे साबित कर सकते हैं आप इस इल्ज़ाम को? नंबर 1, 8 से 13 का जो सेक्शन था, सीजन था, हम जब MP थे 8 थे, उज़मा बुखारी भी पीपल पार्टी में थी, मैं भी पीपल पार्टी में था। आपके वीडियो पे, चैनल पे, सब पे मौजूद है। इसने कहा था नवाज शरीफ राह का एजेंट है और पता नहीं क्या कुछ कहा था। आज वो दूसरों को कहती है कि राह का एजेंट है। दूसरा, एक तो ये जवाब मिल गया कि इन्होंने खुद उज़मा ने कहा था। दूसरा ये है कि आप मुझे ये बताएं, क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का दुश्मन जहाज़ पे चढ़े और मुल्तान एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ से हेलीकॉप्टर में चढ़े और मियाँ साहब के घर जाए और वहाँ खाना खाए, शादी का फंक्शन अटेंड करे और फिर वापस चला जाए? दुनिया में कभी ऐसा हुआ? या मुझे ये बता दें, कभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके इंडिया के ख़िलाफ़ कभी बयान दिया है? कश्मीर के ख़िलाफ़ कभी कोई बयान दिया है? ये जो पकड़ा गया था उसके ख़िलाफ़ कभी ज़बान खोली है? कलभूषण के सारे सबूत है कि आखिर क्या वजह है। हाँ जी, कलभूषण को, इसके क्या वजह है कि इन्होंने कभी ज़बान नहीं खोली? और फिर कोई बात तो है ना, वो यही है कि ये उनके एजेंट है, इनकी फैक्ट्री में इंडियन लोग काम करते रहे। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या सबूत? आप जो बातें मैं कह रहा हूँ आप पूछ रहे। दूसरा आपने सवाल किया गंदम का, उसका सबूत ये है कि डाहा साहब उस तरफ आते हैं, डाहा साहब जरा उसकी तरफ आते हैं। पहले जरा ये इसकी वजाहत हो जाए कि चूंकि माजी में उज़मा बुखारी साहब अभी कहा करती थी और ये जो अभी आपने 3-4 चीज़ें गिनवाई हैं, इसकी बुनियाद पर आप मियाँ साहब को रॉ का एजेंट कह रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों को किसी फोरम पर सबूत के तौर पर तो नहीं पेश किया जा सकता डाहा साहब? अगर अदालत में ये बात कही जाए तो सबूत के तौर पर तो नहीं की जा सकती। इससे बड़ा क्या सबूत है कि आप सर, इससे बड़ा सर देखे, इससे बड़ा क्या सबूत है कि एक जहाज़ आके उतरा, उसमें हेलीकॉप्टर वहाँ था, उन्होंने वीज़े नहीं लगाए, वायलेशन ऑफ पाकिस्तान लॉ की और इनके घर चले गए। फिर दोबारा आए और फिर ये मरी में इन्होंने मुलाकात उनसे की। मतलब कि इससे ज़्यादा आप क्या सबूत चाहते हैं? या तो जो मैं बातें कर रहा हूँ ये क्या गलत है। फिर कभी इन्होंने इंडिया के खिलाफ ज़बान नहीं खोली, कलभूषण पकड़ा गया, कभी ज़बान नहीं खोली। मतलब कि सारे सबूत जो है ये इस बात की दलील है कि इनमें दिल में पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया की और अपने तल्लुकात की और अपनी दोस्ती की थी, पाकिस्तान की नहीं थी। तो निशात साहब, इतने अरसे तक, इस बात में मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे क्या इतने सालों, इतने महीनों तक ये फिर आप इंतजार क्यों करते रहे इस बात को कौम के सामने लाने के लिए? पहले आपने क्यों नहीं की जब आप नाराज नहीं थे मुस्लिम लीग नून से? तो होता तो ऐसे ही है ना, जब बंदा नाराज होता तो फिर ही ऐसी बातें करता है ना। ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है। अभी मैं आपका ये हो गया इस वजह से कह रहा हूँ, कभी इंसान का ज़मीर किसी वक्त भी जाग पड़ता है। तो यानी जब तक आपकी नाराजगी नहीं थी उस वक्त, चाहे वो रॉ के एजेंट बकौल आपके थे, लेकिन आपके लिए काबिल कबूल थे। फजल रहमान के उन्होंने टिकट दी, नहीं काबिल कबूल नहीं थे। मैं उस वक्त भी इतराज़ करता था जब मैं इनके साथ था। मेरी जब पहली मुखालफत हुई, इन्होंने मौलाना फजल रहमान को जब प्रेसिडेंट का टिकट दिया तो मैं बैठा था, हमजा साहब स्टेज पे बैठे, उन्होंने कहा जी डाहा साहब को माइक दो। तो मैं खड़ा हो गया, मैं कहा सर क्या बात करूँ? उन्होंने कहा कुछ करो। मैं कहा फिर तुम नाराज़ हो जाते। और अगर जवाब मिला पहले कहते नाराज़ हुए, फिर मैं कही अगर सुबह 1 वोट कम निकले ना तो वो मेरा होगा, हमजा साहब किसी और पे शक ना करना, ज़्यादा हो ढूंढ लेना। फिर मैंने ये भी कहा यार हमारी पार्टी के बंदे मर गए कि देखो ना तुम किस तरह फजल रहमान के उठा के ला रहे हो। तुम्हारे पास राणा इकबाल बैठा है, मलिक साहब बैठे हैं, जाफिर साहब हैं, अपना अजहर साहब हैं, वो क्या नाम है,
राजा साहब हैं, इतने सीनियर मोस्ट बंदे पड़े हैं, किसी को उठा के टिकट दे दो प्रेसिडेंट का। सही। ये जिन लोगों ने सारी जिंदगी आपके साथ गुजार दी, राजा जफर को क्या था, उसको क्यों नहीं टिकट दी गई? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो अच्छे आपके पास वर्कर ये जो गंदुम आपने अफगानिस्तान को कम दामों में देने का इल्जाम लगाया, तो अब उसका क्या सबूत है आपके पास? सर ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। जिसका नाम निशात है वो झूठ नहीं बोलता। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ और आप सुबह जाके पता कर लें। 16 के दरमियान में इन्होंने शुरू की, 17 में की, 18 में की। 16 में इनके पास गंदम तकरीबन 3-4 साल का कोटा पड़ा था। ये सबूत ये है कि इन्होंने अफगानिस्तान में भेजी 750 पौने 800। मैं ये कहता हूँ कि ये वो बात है जो कागज़ों में मौजूद है। सुबह पूरे पंजाब से किसी DFC के कागज़ निकलवा रहे, भाई गंदम गई है तो गई है। अब हुआ क्या कि ये इन्होंने जो तरीक़ाकार बनाया था वो ये था कि ट्रक काबुल पहुँचेगा, वहाँ से LC आ जाएगी तो ये ट्रक निकल जाएगा। इनकी टोटल LC देख ले काबुल से आई है। और काबुल को इतनी गंदम की तो ज़रूरत नहीं थी। ये डॉक्यूमेंट्स पे बात मौजूद है जो मैं कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब इसका मकसद क्या था? अगर ये मेरी बात गलत है, मुझे जो मर्जी सजा दो। सस्ती गंदम देने का मकसद क्या? पैसे कमाना था? यार आप इतने बोले तो नहीं है, करप्शन है और क्या है। जब इसको 1400 की खरीदी है तो उन्होंने क्यों 750 पौने 800 गंदम दी? मैं आपको कह रहा हूं कि सुबह सेक्रेटरी फूड को बुला लो और उनको कहो भाई 16, 17, 18 का रिकॉर्ड निकालो। अगर रिकॉर्ड ना निकले तो मैं सियासत ही छोड़ जाऊंगा। और अगर रिकॉर्ड निकला है, ये तो रिकॉर्ड नहीं छुप सकता। ये जो करप्शन करते हैं बड़े तरीके से करते हैं। अच्छा, मैंने शहबाज शरीफ को खुद कहा था, मियाँ साहब मेहरबानी करे ये काम न करे। ठीक है। और डॉक्टर साहब नहीं ऐसे है, गंदम ज्यादा हो गई, स्टॉक में ज्यादा हो गई। जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तो स्टॉक पड़ा था, उसके नहीं बाहर भेजा। डॉक्टर साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे बाद ही अज़मा बुखारी साहिबा और अता तारड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी देखी होगी, और उसमें उन्होंने आपको धमकी दी है कि अब आइंदा मुस्लिम लीग नून का नाम इस तरह ना लिया जाए, इस तरह के इल्जामात नहीं लगाए जाएं, वरना फिर हमसे भी कोई खैर की उम्मीद ना रखें। तो अब इस फिर ये वार्निंग कह लें या खबरदार किया आपको, या धमकी, इसका जवाब क्या देंगे? बात है सर बात सुने। पहली चीज तो ये है कि धमकी मुझे पहले भी आ चुकी है। अच्छा, किसने मुझे गवर्नमेंट ने स्क्वाड दी, मैंने नहीं ली। मुझे गवर्नमेंट ने 2 गनमैन देने, मैं लाहौर अकेला आया हूँ, मेरे पास कोई गनमैन नहीं। मैं जो रात कब्र में आनी है, मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा ईमान हूँ। तारड़ को इतने कहता हूँ। धमकी किसने दी थी आपको? कि तारड़ साहब मैं मेरी कार्ड है जी। किसने दी थी धमकी और क्या धमकी दी? जैसे अब तारड़ ने दी है। अच्छा, नहीं धमकी ये तो आप गवर्नमेंट से पूछे ना, जिसने मुझे कहा आपने अकेले नहीं निकलना, घर से बाहर शहर भी जाना तो स्क्वाड लेके जाए। अच्छा, मुझे तो उन्होंने नहीं बताया, मुझे क्यों दी स्क्वाड और गनमैन भी 24 घंटे साथ रखो, लेकिन मैं नहीं रखता। सही। भाई उनके बच्चे में क्यों मरूं, मैं अकेला तो मरूं, उन बेचारों का क्या कसूर है गनमैनों का। तो अब तारड़ साहब को मैं इतना कहता हूँ, तारड़ साहब मैं नंगा नहीं आ, मेरे पीछे मेरा खानदान है, तेरी बोटी बोटी कर देंगे, तुम हराम खाने वाले लोग हो। धमकी क्या? तू जहां कह मैं आता हूं, तू मुझे जुर्रत है तो खुद हाथ लगा के देख। तू चीज क्या? तुम तो इनके भिखारी हो। तू 5-5 लाख का सूट पहनता है, तेरे बाप के इतने मुरब्बे हैं, तू 5 लाख का सूट पहने, तू रहता कहाँ है? वो किसकी कोठी है? तू खाता यार, ये उनका खाता पीता तो ये कहेगा ना। तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। चले जहां कहे मैं, उन्होंने जो भी गुफ्तगू की थी बड़े तहजीब के दायरे में रहकर की थी, तो अल्फाज का इस्तेमाल जरा थोड़ा अगर सोच समझ के मुनासिब इस्तेमाल करें। मैं उसका जवाब कैसे दूं? तारड़ साहब ने अल्लाह का नाम है, मैंने माफ कर देना, मैं आइंदा नहीं करेगा, मुझे कुछ नहीं। वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तहजीब के दर, मैं उसकी थ्रेट को कबूल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बताओ मैं कहां आऊं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि मैं अकेला आऊंगा, जहां तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं। सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के लोगों को वोट देंगे आप लोग, या फिर हुकूमती जमात के लोगों को सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये, मरियम नवाज को मैं लीडर नहीं मानता। सही। मैं लीडर मानता हूँ शहबाज शरीफ। ठीक। शहबाज शरीफ मुझे कहेगा तो मैं उनको लोग वोट दे दूंगा, नहीं तो घर सोता रहूंगा। लेकिन मुझे एक बात का जवाब, साहब वो तो जब वो जेल में, हमजा शहबाज साहब जेल में, तो वो कैसे आपसे राब्ता करेंगे? वो कर सकते हैं राब्ता जी। अच्छा, कोई बड़ी बात हम। अच्छा, ये शहबाज शरीफ जेल में क्यों है ये तो आप मुझे बताएं। इसको किसी ने बाद में सलासल किया है, आप बताएं ना। मैं जरा आजकर साहब से जवाब चाहता हूँ। आमदन से ज़ायद 700 का केस उन पर चल रहा है। वो खुद अपनी जमानत और सारे उसने खुद अपनी जमानत कैंसिल कराई है। इस भतीजी से तंग आके वो जेल में गया। कमाल करते हैं।
उसको कोई किसी ने पकड़ा है, वो गया अदालत में, उसने कहा मैं अपनी जमानत वापस लेता हूँ, मुझे अंदर भेजो। मुझे अफसोस होता है, शहबाज शरीफ बहुत प्यारा भाई है, मैं ये तंजिया नहीं कह रहा, मोदबाना अदब से कह रहा हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ, अगर आपको इतना भाई प्यारा है तो सियासत छोड़ के भाई की खिदमत करें। 22 करोड़ आवाम का क्या कसूर है, तुम एक भाई के लिए उसको पीस रहे हो? तो डार साहब आपकी बात से मतलब लिया जाए सामने आओ, निकलो। मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि पार्टी की क़यादत मरियम नवाज करें, शहबाज शरीफ का उसमें कोई किरदार ना हो। एहतजाजन शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को खुद जेल में कैद किया हुआ है। नहीं जी, शहबाज, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं तो उस दिन रिजाइन कर दूंगा, अल्लाह ना करे मरियम नवाज लीडर बने। मुझे तो ये खतरा है किसी दिन फजल रहमान को कहा तू लीडर बन। ये दिख रहा, उस्मा को भी ओहदा मिल गया झूठ बोलने के लिए। वो दूसरी, अब जो ज़्यादा बोलता है ना, अब देखो वो बहुत शरीफ आदमी है बासी साहब, एक्स पर मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। अब उसको भी अंदाजा हो गया कि जितना बोलोगे तुम ओहदा में, अब उसने भी बोलना शुरू कर दिया। क्या बात यार मैं करूँ, ये क्या आप मुझसे अभी तो आप मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही आप असेंबली के मेंबर हैं। अब अगली बार इलेक्शन में इतनी तलखियों के बाद तो नून लीग का टिकट नहीं मिलने वाला आपको। पर हूँ, मुस्लिम लीग में हूँ। अगला इलेक्शन किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे फिर? अगले इलेक्शन में तो नून लीग आपको टिकट नहीं देगी। किस्मत की बात है, हो सकता है मैं आज़ाद लड़ूं। अच्छा, मैं पहले भी हमेशा, मैं तो पहली दफ़ा मैंने टिकटें ली है, वरना मैं तो आज़ाद ही लड़ता हूँ, हमेशा आज़ाद ही जीतता हूँ। और मेरे शहर के लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे वोट देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, उस्मान बुज़दार साहब की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कारकर्दगी पर आपको इत्मीनान है? आप और आपके जो हमख्याल लोग हैं, इन पर तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? कोई शिकायत आपकी तो नहीं है, एतराज़ात? मैं नहीं जी, मुझे सिर्फ इमरान खान पसंद है, उसकी कारकर्दगी से मैं बड़ा खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र है, मेरी उसके लिए दुआ है कि सारी उम्र ज़िंदा रहे और वो इस पाकिस्तान की खिदमत करता रहे। वो ऑनेस्ट आदमी है। अच्छा, जो मर्जी कोई बंदा झूठ बोलता रहे, लेकिन आज दिन तक इमरान खान बेईमान नहीं है और उसकी नीयत साफ है। मेरी दुआ है अल्लाह उसको। उस्मान बुज़दार साहब को आप कह रहे हैं कि बहुत दफ़ा इमरान खान को मिलाऊं, ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, शहबाज साहब से बेहतर काम कर रहे हैं? यानी माजी में शहबाज साहब ने बेहतर काम किया या बिल्कुल, आप उनकी नीयत देखें ना। और नहीं यार, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ कि इमरान खान कर रहा है बेहतर काम, सब इमरान खान की टीम है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के साथ लोग जो है ना, वो अच्छे, उनको आपके साथ रखने चाहिए। अच्छे ऑफिसर जो खुडे लैंड पड़े हैं ना, आज भी ब्यूरोक्रेसी नहीं काबू दे रही, उन अफसरों को बाहर निकालें। मिसाल के तौर पे मजहर फरूक है, वो है मेरे ख्याल है अब तो एडिशनल आईजी रैंक का बंदा है, उसको इन्होंने किसी स्कूल में लगाया हुआ है। कसम खुदा की वो नवाज शरीफ का कहना, शहबाज शरीफ का कहना नहीं मानता था, इतना ऑनेस्ट आदमी है। सही, उसको निकाले, इधर दे, हमारे उधर साउथ पंजाब में दे। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैंने उसकी वर्किंग देखी हुई है। तो डा साहब, आपकी बातचीत से कुछ ऐसा अच्छे अफसर पड़े हैं, इमरान खान को चाहिए। डा साहब, ऐसा लग रहा है कि अब सियासी मुस्तकबिल आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप फरमा रहे थे, आपका सियासी मुस्तकबिल पीटीआई के साथ लग रहा है। ये मैं ये नहीं कह सकता जी। अच्छा। मैं अभी ये नहीं कह सकता जी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निशात डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग में हूँ अभी, आप मुस्लिम लीग में, निशात के नाराज़ रहनुमा है वो मुस्लिम लीग नून के, और कह रहे बड़े संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद अपनी ज़मानत मनसूख कराई और वो जेल में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस वक्त पार्टी की बागडोर मरियम नवाज साहिबा के हाथ में मौजूद है। और आखिर में जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार से एक बार फिर हमारी ये अपील है कि 1.5 माह से ज़ायद का अरसा हमारे इस एहतजाज को गुजर चुका है। अब बराह करम मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए, चूँकि उनके यकतरफा फैसले इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। बोल जो कि हमेशा हक और सच की आवाज़ को उठाने की कोशिश करता है, वो उस आवाज़ को दबाने की मुसलसल काबिल मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।